हिंदू मुस्लिम के अलावा वो बाहर ही नहीं निकल पा रही। कोई देश के विकास का उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर। मैं आपसे सीधा सवाल ये है कि 6 बार सांसद, 4 बार विधायक, फिर बेटी विधायक, पहले पिता मुख्यमंत्री रह लिए हरियाणा के, कई पदों पर रह लिए, इतने लंबे सालों तक जनता क्यों जिता रही है? काठ की हांडी बार बार थोड़ी चढ़ती है, वो कहावत क्यों झूठी पड़ रही है? किस तरह जीत रहे हैं बार बार? वो वीरेंद्र सिंह का अगर आप धरातल पर पकड़ अगर आप देखो उस परिवार की, तो सन 52 में बाबू अभय सिंह ने वीरेंद्र सिंह जी को एमएलए का चुनाव हरा दिया। नहीं, वो भाजपा का धन्यवाद ये है कि वो इन्हें तो एक तरीके से तो भरे टोकरे पे हाथ धरा है। अच्छा, भरे टोकरे पे हाथ धरा है। मैं उसका धन्यवाद तब करता जब ये जीर्ण शीर्ण हालत में थी और जब आकर के उसका जीर्णोद्वार वो करती। 2029 के अंदर बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और पार्टी चुनाव लड़ेगी। भारत सरकार के दस्तावेज, हरियाणा के भारत सरकार के ही दस्तावेज ये कह रहे हैं। वो दो सरकार क्या है कि वो कभी कुछ कहती है। देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने सूचना, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव दोनों याद करते हैं राव तुलाराम को। पूरी दुनिया याद करती है। अच्छा, ठीक है। दुनिया याद करती है कि उनको बेचारों को असली इतिहास का ज्ञान नहीं, जो परोस दिया गया उसे मान रही है। मैं तो अब भी अखिलेश जी के पास जब गया था तो मैं ये गया था, इस बेटे को लेके गया था। मैंने कहा जी मैं तो मुलायम सिंह जी के टाइम का हूँ, पैरडी पीढ़ी का, आप उनकी दूसरी पीढ़ी हो और ये मेरी दूसरी पीढ़ी है। मैं तो इसका हाथ पकड़ाने आया हूँ कि कहीं इसको कोई और नहीं छटक ले जाए। रेडीमेड लोगों से नहीं मिलना है मैंने, चाहे वो कितना ही रेडीमेड धुरंधर हो या कोई पैसे वाला हो, मैंने उनसे नहीं मिलना। मतलब साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैंने उन लोगों को लाना है जो असल में इस देश की या इस प्रदेश की जो है, मतलब जिनके हाथों में बागडोर होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राव विजेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी की हरियाणा इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। तो चूरमा खिला रहे हैं। आज संक्रांत को खिलाना था 14 जनवरी को, तो इन्होंने देखा कि भाई ज्यादा व्यस्तता रहेगी लोगों की, तो सकरातना सही। तो 15 जनवरी को जो है ये चूरमा भी है, चूरमे के साथ साथ चटनी भी है और भी कई आइटम इन्होंने, क्या सरसों की सब्जी है? हाँ, सरसों की सब्जी वो खिलाया है अपने शुभचिंतकों को, और पत्रकारों से भी बातचीत की है। अलग अलग विषयों पर सभी साथियों ने बात भी की है। हम भी इनसे बात करने पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो राव विजेंद्र जी, एनजेपी हरियाणा की ओर से आपका स्वागत। बहुत बहुत महेश जी, आपका, आपके एनजेपी न्यूज़ चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। हमारी तो सीधा चुभते उबते सवाल बाद में करेंगे। पहले तो ये बता दीजिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन पार्टियों की जब सोचते हैं तो दोनों मजबूत स्थिति में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है और कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। इन सब के बीच जो हरियाणा में कम जनाधार की पार्टियां मानी जाती है, उनमें समाजवादी पार्टी की गिनती होती है। आपने समाजवादी पार्टी को कैसे और क्यों चुना? महेश जी, जहां आपने दोनों पार्टियों का नाम लिया, ये तो सही मायने में देखा जाए तो मांगी धाड़ है। जहां समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी की तो ये जन्मभूमि है जी। हरियाणा एंड यूपी जो सन 92 में अपने अस्तित्व में आ गई थी। समाजवाद की जड़ें तो सही मायने में देखें तो इस इलाके में बहुत पहले से, यानी कि मेरे फोर फादर जिन्होंने राज किया रूलिंग पार्टी में, उन्होंने भी समाजवाद पर रहते हुए यहाँ पर राज किया। तो उसी विचारधारा से नाम लेके बोल दीजिए ना। अब एक पूर्वज का नाम, वो तो एक से एक पराक्रमी राजा हुए हैं जी। वो तो नाम लेना चाहूँ, रेवाड़ी तो महाभारत कालीन रजवाड़ा है, लेकिन राव गुजरमल, राव बालकिशन, राव नंदराम, राव नाथुराम, राव गोपाल देव, एक से एक राव गोपाल। समाजवादी चिंतक रहे, समाजवादी चिंतन था। हाँ, बिल्कुल। कभी किसी को मतलब जबरदस्ती किसी पे राज नहीं किया।
अच्छा, तो आपने समाजवाद को चुना, उसका कारण बता दिया, और अभी आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। हाँ जी, 2029 की बात करें, 2029 आने वाला है। हाँ जी। जब पीछे 2024 आया था तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गलबैयां करने के लिए कई दिन प्रयासरत रहे थे कि 3 टिकट पे समाजवादी लड़ेगी, 2 टिकट पे समाजवादी लड़ेगी, 1 सीट पे समाजवादी लड़ेगी। क्या राव विजेंद्र 2029 में भी यही भाषा बोलते रहेंगे? देखो जी, ये समय बताएगा। अभी मेरे पास ये पद आया है, पूरे हरियाणा के अंदर जो है लोगों से मैं मिलूंगा, जो वंचित तबका है उसको बाहर निकालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी का मेन ध्येय रहा है पीडीए के माध्यम से उस तबके को पार्टी के साथ जोड़ो और उसको ऊपर लाओ, उसको शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर ऊपर उठाया जाए। तो मैं उन लोगों से, मैं रेडीमेड लोगों से नहीं मिलना है मैंने, चाहे वो कितना ही रेडीमेड धुरंधर हो या कोई पैसे वाला हो, मैंने उनसे नहीं मिलना। मतलब साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैंने उन लोगों को लाना है जो असल में इस देश की या इस प्रदेश की जो है मतलब जिनके हाथों में बागडोर होनी चाहिए। आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी हाँ, पीडीए की बात कर रहे हैं। जो पीडीए के अंदर चाहे मेरी वो बात किसी पूरी भी करने समाज दो। का आदमी हो। जी जी, आप हाँ। पीडीए की बात कर रहे हैं। हाँ, इस पीडीए के आधार पर आप पर आक्रमण होता रहा है, आप पर मतलब समाजवादी हाँ, पार्टी पर बिल्कुल ये शब्द बाण चलते रहे हैं कि ये वो मुसलमानों राजनीति है ये। मुसलमानों की तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है, मुस्लिम तुष्टीकरण पर जीती है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण का पक्ष लेती है, जातिवाद की राजनीति करती है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, भाजपा पार्टी के पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसके पास सिर्फ राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के अलावा वो बाहर ही नहीं निकल पा रही। कोई देश के विकास का उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, ये क्या होता है? ये एक भक्ति आंदोलन का रास्ता है। उससे लोगों की भावनाओं को जो है कैस करती है, लोगों की जो असली जरूरत है की चीजें हैं उनको हल नहीं करती। राव विजेंद्र सिंह के पास और क्या रोड मैप जहां है? समाजवादी जी। पार्टी की बात है, इसका नाम ही समाजवादी पार्टी, यानी कि समाजवाद से जुड़ी हुई पार्टी। तो राव विजेंद्र के पास ऐसा क्या रोड मैप है जिससे भाजपा को बैकफुट पर, आप जो वैचारिक धरातल पर बात कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी को फ्रंट फुट पर लाया जा सके? क्या रोड मैप है, क्या कार्य योजना है आपकी? देखो महेश जी, जो भाजपा की बात कर रहे हो, ये सन 14 से राज कर रही है और कोई ऐसा इसका रोड मैप इतने सालों में आपने नहीं दिखाई दिया कि कोई इलाका या प्रदेश ऊपर उठाया हो। मैं देश की तो क्या बात, मैं अपने प्रदेश और इलाके की बात करूं। और अब ये जैसे तैसे चोर रास्ता कहूंगा मैं तो एक तरीके से, उससे ये सत्ता में है। मतलब नाम लेके मैं ईवीएम जो है, जी जी ईवीएम अब लोगों के गले नहीं उतरती है, इस पर वाहियात अटैक करते हैं वो लोग, जी जी, लेकिन ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी होती है। उसके अंदर ये सब अब तो चुनाव आयोग से लेकर के सब लग गए हैं, वोटें काटने लग रहे हैं। तो इनके पास इसके अलावा और कोई सत्ता में आने का रास्ता, लोगों का दिल जीत के, लोगों का काम करके तो दिल वो जीतने की सत्ता। बजाय वोट चोरी करके आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 101 पैसा यही कहानी है। साफ है, साफ है, मतलब ये सच्चाई है, ये वो कटु सत्य है। जो ये जो लोग बोलते हैं उनकी बात को दबा दिया जाता है और ये वाहियात का अटैक करते हैं आकर। जाहिर है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है तो निश्चित रूप से इसके पीछे अखिलेश यादव तक तो पहुंच बनी ही होगी। राव विजेंद्र सिंह कैसे पहुंचे, किस तरह पहुंच इस बनी? परिवार का मेरे से बहुत पहले से जो है रिलेशन रहा है। मुलायम सिंह जी सन 84-85 में यूपी में संघर्ष कर रहे थे। पत्र पत्रिकाओं के अंदर इनके लेख आते थे, मैं पढ़ता था, प्रभावित होता था। और वो बाई चांस सन 87 का जो यहाँ चुनाव हुआ जनता दल का, तो नरवीर सिंह जी ने जाटूसाना से चुनाव लड़ा और इसको टिकट दिलवाने में शरद जी का हाथ था। तो जब टिकट दिलवाई थी तो इसको जितवाने के लिए भी वही कोई पौधा लगाया है तो फले फूले। तो अखिलेश क्या नाम शरद जी और मुलायम सिंह जी ने यहीं पर ही अपना पड़ाव दिए रखा
पहले कैंपेन 40-40 दिन हुआ करते थे। जी जी तो उनका ठिकाना होता था कवाली कॉलेज और स्वामी शरणानंद जी का दड़ोली आश्रम। तो जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनके चाचा थे विजयवीर सिंह जी, जो एमएलए भी रहे, वो यहाँ आए थे। आए तो मेरे ताऊ जी से मिले और ताऊ जी से मिलकर के, जी आपका थोड़ा उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, तो मेरा भतीजा चुनाव लड़ रहा है, आप थोड़ा उसमें सहयोग करो। तो ताऊ जी ने कहा कि देखो मैं तो अब कहीं बाहर भीतर नहीं निकलता, मेरा ये भतीजा है, इसको ले जाना। तो वो बोले जी ठीक है, सुबह गाड़ी लाऊंगा, और वो मेरे को ले गए। पुराना संबंध है। हाँ, तो मैंने फिर वहीं जो है मिला उनसे, आश्रम में मुलाकात मेरी स्वामी जी ने करवाई। जी जी और बस फिर 92 में सरकार ना ये पार्टी गठित हो गई। जी जी फिर मैं इस पार्टी से जुड़ गया और जुड़ते जुड़ते बस फिर ये कुछ ऐसा तत्व आया। ये पार्टी अपने उस टाइम में मैंने मुलायम सिंह जी की सन 94 के अंदर रैली करवा दी यहाँ पर, और उस रैली से कुछ लोगों को जो है छटपटाहट शुरू हो गई, जो इस वोट बैंक से जो अपनी राजनीति चला रहे थे, कि वोट बैंक जो है कहीं मुलायम सिंह जी से जुड़ गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। दूसरा, जो ये परिवार यानी कि मैं, जो अपनी चार दीवारी से बाहर नहीं आता था अभी तक, और अब ये चार दीवारी से बाहर आएगा तो पब्लिक से इंट्रोड्यूस होगा, तो लोग पूछेंगे कौन है, तो लोग कहेंगे चाहे 100 में 2 आदमी जानते हो कि जी असली वो हैं, ये हैं, तो उन 100 को 2 को 100 होते देर नहीं लगेगी, तो इसको ब्रेक दिया जाए। वो चाल चल गए जो इस वोट बैंक को हथियाए चले आ रहे हैं। और वो मुलायम सिंह जी एक सादे, एक सामाजिक किस्म के आदमी थे, और उनको उसमें लेकर के विश्वासघात किया, और ये पार्टी खत्म होती चली गई। एक तरीके से समझो एक दीमक लग गई। लेकिन इस पार्टी की नींव इतनी मजबूत घेर दी गई थी, वो आज भी है, उस पर इमारत खड़ी करनी। हम एक बार अपने साथी से कहेंगे, एक बार रानी की ड्योढ़ी का जो लुक है, फोटोग्राफ्स है, वीडियो है, वो एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि रानी की ड्योढ़ी और राव विजेंद्र सिंह का चोली दामन का साथ है। अभी तो प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन ये अपना परिचय राजनीति में आने का और इस राजघराने का संक्षिप्त में, बहुत लंबा नहीं लीजिएगा, संक्षिप्त में एक बार हमको बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक आपके बारे में जान लें। अपना परिचय खुद ही एक बार दे दीजिए पूरा। मैं जो रेवाड़ी का जो मूल राजघराना है, जो आप बैठे हो, ये मूल राजघराना है। इसको रानी जी की ड्योढ़ी के नाम से इस राजमहल को जाना जाता है, और मैं उनका वंशज हूँ। और पिछले कई वर्षों से मैं इसके जीर्णोद्वार में लगा रहा। मेरा इंटरेस्ट रहा, इतिहास के अंदर बहुत भारी रुचि है। मतलब ये समझो, अब मैं तो हरियाणा सरकार ने भी इसको कुछ हाँ, शामिल किया है। हरियाणा सरकार ने जब मैंने इसका रेनोवेट कर दिया तो उससे प्रभावित होकर के इसको अपने यहाँ संरक्षण दिया है हरियाणा पुरातत्व विभाग ने। बाकी तो ये सब मैंने अपने पूर्वजों की जो है खून पसीने की कमाई। तो मतलब बाकी चीजें तो आलोचना की, इस एक काम के लिए तो भाजपा का धन्यवाद कर रहे हो। नहीं, वो भाजपा का धन्यवाद ये है कि वो इन्हें तो एक तरीके से तो भरे टोकरे पे हाथ धराए। अच्छा, भरे टोकरे पे हाथ धराए। मैं उसका धन्यवाद तब करता जब ये जीर्ण शीर्ण हालत में थी, और जब आकर के उसका जीर्णोद्वार वो करती। तो इससे पहले भी कोई राजनीतिक दायित्व रहा है आपके पास? इससे पहले बस समाजवादी में रहा हूँ, और तो मैं किसी कभी चुनाव कोई लड़ा है? ना, मैंने आज तक कोई चुनाव। 2029 में मनसा है? 2029 के अंदर बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी चुनाव लड़ेगी, आप भी चुनाव लड़ोगे। जो राव विजेंद्र जी, हम थोड़ी सी एक बात अभी सुन रहे थे, आप पत्रकार साथियों से बात, आपकी बातें तो हम सुन ही रहे थे यहाँ बैठे बैठे, बहुत सारे। अब सीधे सीधे और अब भी अप्रत्यक्ष रूप से पूरा निशाना राव वीरेंद्र सिंह, उनके परिवार राव इंद्रजीत, उन पर निशाना साध रहे हैं, और सीधा सीधा ये बता रहे हैं, सवाल भी आपका मैं ही पूरा कर रहा हूँ, कि उन्होंने इतने सालों में कुछ नहीं किया, पीछे धकेला क्षेत्र को, इतने बार चुनाव जीते हैं। मैं आपसे सीधा सवाल ये है कि 6 बार सांसद, 4 बार विधायक, फिर बेटी विधायक, पहले पिता मुख्यमंत्री रह लिए हरियाणा के, कई पदों पर रह लिए, इतने लंबे सालों तक जनता क्यों जिता रही? काठ की हांडी बार बार थोड़ी चढ़ती है, वो कहावत क्यों झूठी पड़ रही है? किस तरह जीत रहे हैं बार बार? वो पार्टी लेवल से जीत रहे हैं जी जी, वो अपने लेवल से नहीं जीत रहे जी। एक दफा जलजला आया था
वीरेंद्र सिंह का अगर आप धरातल पर पकड़ अगर आप देखो उस परिवार की, तो सन 52 में बाबू अभय सिंह ने वीरेंद्र सिंह जी को एमएलए का चुनाव हरा दिया था, पहला चुनाव। बाबू अभय सिंह ने भी हराया, राव नरबीर सिंह ने चलो भी, राव वो ये बात इंद्रजीत ही को कहानी, हराया। वो मैं पहला जी, जी, चुनाव, जी, पहला जी, चुनाव जी जी उन्होंने हरा दिया था। फिर एक एमएलसी की टिकट लाला जगत नारायण के थ्रू ये लेके आए, प्रताप सिंह कैरो यहाँ के सीएम थे जब ज्वाइंट पंजाब था, और एमएलसी की टिकट ला करके फिर ये उन्होंने इनको डिप्टी मिनिस्टर बनाया। डिप्टी मिनिस्टर का इन्होंने दुरुपयोग करके मतलब एक टेरर कायम किया, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के दिलों में नहीं गए, एक टेरर बना करके वो बनाया। फिर इनके शुभ चिंतकों ने कहा कि जी आप जो है इस टेरर से कब तक काम चलाओगे, आप जो है उन बुजुर्गों को आगे लेके चलो जिन्होंने इस इलाके को सींचा है। अब वो ले दे के इनके पास तो तुलाराम था, अब वो मान लो राव गोपाल देव या किसी XYZ वो जो पूर्वज असली हुए हैं उनको लेके चले तो फिर हमारी फैमिली हाईलाइट हो, तो वो इन्होंने उसको लेकर के अपना ये लोगों की भावना इस परिवार के प्रति मतलब बहुत ज्यादा आस्था है, यही नहीं है पूरे देश में आस्था है। मैं गया हूं स्वयं, मतलब लोगों में बहुत गहरी आस्था है। तो उस चीज को ये कैश करते आए, तो इन्होंने एक अपनी विशाल आपने नाम लिया तुलाराम, हरियाणा आपने नाम लिया तुलाराम, आपने राजघराने का जिक्र किया। आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो राव तुलाराम है, स्वतंत्रता सेनानी, जिनको दिल्ली से लेकर के यहाँ तक, उनके बारे में आप जो बातें कर रहे हैं वो थोड़ा छुपा करके कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। राव गोपाल देव मतलब आपने कहा कि उनको आगे कर दिया, आगे कर दिया या वो आगे थे ही? आगे कर दिया थे नहीं, इतिहास जो तथ्य हैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो मैं बड़ी ही बात कह रहा हूँ। तथ्य जो है, मैं हालांकि इसका उसमें इस टाइम नहीं पढ़ना चाहता, इतिहास के उसमें टोटल राजनीति पे फोकस करना है, लेकिन जब ये बात आई है तो नहीं, हम तो टाल कर दें, तो ये बात कोई चाव नहीं है। अगर ये बात आई है तो तथ्यों से हटके है ये बात। जी जी, क्या जी, तथ्यों ऐतिहासिक तथ्य इस चीज की गवाही नहीं देते। भारत सरकार के दस्तावेज, हरियाणा के भारत सरकार के ही दस्तावेज ये कह रहे हैं। वो दो सरकार क्या है कि वो कभी कुछ कहती है। सन देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने सूचना, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव दोनों याद करते हैं राव तुलाराम को, पूरी दुनिया याद करती है। अच्छा ठीक है, दुनिया याद करती है कि उनको बेचारों को असली इतिहास का ज्ञान नहीं, जो परोस दिया गया उसे मान रही है। जी जी, जो इतिहास परोस दिया गया उसे मान रही है, लेकिन जो गौरवान्वित एक बात बस उसके बाद आप पूरी कर लेना। राव इंद्रजीत के धुर विरोधी हैं रघु यादव। हाँ जी, हाँ जी, जननेता, पानी के लिए लड़ाई लड़ी। राव तुलाराम के बारे में वो पॉजिटिव बोल करके प्रतिमा लगवाई उन्होंने। ये बताऊं क्या है, ये सिर्फ राजनीति है। वो एक सिक्का चल रहा है, उस सिक्के के अंदर ये अपना भी टुकड़ा रंगना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर ये सच्चाई इतिहास की नहीं बोल पाते। तो आपका वही सिक्का चलेगा कि बदलेंगे? नहीं, मैं इतिहास से समझौता कभी नहीं कर सकता। मैं इतिहास, मुझे मतलब कोई राजनीति का इतना मतलब ये है कि ये पार्टी पण पे उठे, मुझे किसी पद का या किसी उसका लोभ, मेरी उम्र हो गई। मैं तो अब भी अखिलेश जी के पास जब गया था तो मैं ये गया था, इस बेटे को लेके गया था। मैंने कहा जी मैं तो मुलायम सिंह जी के टाइम का हूँ, पैरडी पीढ़ी का, आप उनकी दूसरी पीढ़ी हो और ये मेरी दूसरी पीढ़ी है। मैं तो इसका हाथ पकड़ाने आया हूँ कि कहीं इसको कोई और नहीं छटक ले जाए। ये कीवर्ड थे मेरे। इस तरह आपको प्रदेश अध्यक्ष मिली कुर्सी? नहीं, ये तो उन्होंने अपने आप, मतलब मैं अब भी किसी और काम के लिए गया था, ये बहुत पहले की बात है जो मैंने अभी जो आपसे बताई। अब तो मैं किसी और काम के लिए गया था, और जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को देखा तो बस फिर अपने आप ही बोल पड़े, अरे वो राव साहब को जो है हरियाणा का अध्यक्ष बना। मैंने कहा जो बना लेना, मैं तो इस काम के लिए आया हूँ। तो मेरा अंतिम सवाल है, समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अंतिम सवाल यही है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा अगर 2029 में, तो कहाँ से लड़ेंगे? क्या प्राथमिकता रहेगी? जो तो अहिरवाल क्षेत्र से ही लड़ा जाएगा। अहिरवाल तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ से भी पार्टी अपनी लड़ाना चाहेगी वहां से लड़ूंगा। पार्टी आपकी प्राथमिकता पूछे तो? प्राथमिकता वो पार्टी के ऊपर है, कहीं से लड़ा देना। अहिरवाल के अंदर
मेरे वेरी, अगर इतना इंट्रोडक्शन नहीं है तो इतना परिवार मन की में introduction है। इतना मन में है हाँ। कि आने वाले समय में किसी पार्टी से समझौता हो जाएगा समाजवादी पार्टी का, इस उम्मीद के साथ आप हैं? नहीं, हम कभी उम्मीदों पे जिंदा नहीं रहते। मेरी इच्छा है, मैं कभी किसी पे उम्मीद लेके नहीं चलता। तो दोनों से भाजपा कांग्रेस से मतलब लड़के कोई आकर के हमारा मिशन में शामिल होकर के हमारे साथ चलना चाहे तो चले, अगर नहीं चलना चाहे तो मत चले। अपनी लकीर खींचेंगे। बिल्कुल अपने लकीर खींचेंगे। दोस्तों, आपने राव विजेंद्र सिंह को सुना। इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हम अपनी लकीर खींच करके चलेंगे, अपनी लाइन आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कितनी आगे बढ़ पाती है, कितनी आगे नहीं बढ़ पाती है, इसका जवाब समय देगा। लेकिन निगाह इनकी 2029 के चुनाव पर है। पहली राजनीतिक पारी की शुरुआत रहेगी। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जुड़ने के लिए।